बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हम प्रोबेबिलिटी के बारे में जो डिस्कस कर चुके थे उसमें हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंप्यूटेशन, इसके अलावा परम्यूटेशन को देखा था। आज हम मल्टीप्लिकेशन रूल्स विच आर रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी और रैंडम वेरिएबल्स के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के जो बेसिकली टॉपिक्स हैं जो हमने कवर करने हैं उनमें है, एक तो मल्टीप्लिकेशन रूल देखेंगे हम, इसके बाद रैंडम वेरिएबल क्या होता है और टाइप्स क्या है रैंडम वेरिएबल्स के, और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे उनकी रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग। कुछ क्लासिकल प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे रैंडम वेरिएबल से जो रिलेटेड है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन रूल, ये पहले भी इसके बारे में मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में अबाउट मल्टीप्लिकेशन रूल्स। अच्छा, अब जब भी किसी दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो कि एक सीक्वेंस में अकर हो रहे हैं, ठीक है, हम क्या यूज करेंगे? मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करेंगे। कोई भी दो इवेंट जो कि एक सीक्वेंस में अकर होंगे उनके लिए हम मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करते हैं। सो जो अगर मैं दो इवेंट्स लेता हूँ, एक इवेंट ए है, एक, अब ये जो इवेंट्स हैं सैंपल स्पेस है, ये ऑलरेडी चीजें आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। अगर अभी भी किसी को नहीं पता चल रहा इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होती है, वो पहले पिछला लेक्चर देखे फिर इस पे आए। अब दो इवेंट्स हैं, इवेंट ए एंड इवेंट बी, ठीक है। इनकी मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो ये दो इवेंट्स हैं दे विल अकर इन सीक्वेंस। तो फार्मूला क्या होता है, ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इनटू पी बी स्लैश ए। ये बी स्लैश ए क्या था? ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी। इसका क्या मतलब है बी स्लैश ए का? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन द कंडीशन दैट ए अकर्स। अगर यहाँ पे पी ए स्लैश पी हो तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए ऑन द कंडीशन दैट बी अकर्स। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी ऑन द कंडीशन दैट ए अकर्स। तो ये यूज होता है मल्टीप्लिकेशन रूल के लिए फार्मूला, अगर दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है और वो सीक्वेंस में अकर हो रहे हैं। तो एग्जांपल क्या है मल्टीप्लिकेशन रूल में? ये कोई एग्जांपल जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करें, जैसे कि एक डेक है, ठीक है, उनमें एक 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। दो कार्ड्स को मैंने सेलेक्ट किया और विदाउट रिप्लेसमेंट, ये एक चीज याद रखनी है, विदाउट रिप्लेसमेंट, उनको रिप्लेस नहीं किया। मतलब जो कार्ड निकाला, लेट्स सपोज मैंने एस निकाला या किंग निकाला किसी भी डायमंड का, लेट्स सपोज डायमंड जो है शेप उसका मैंने जो है किंग, ठीक है, वो वहां से निकाला, उसको दोबारा रिप्लेस नहीं किया। फिर मैं सेकंड कार्ड निकालता हूँ, ठीक है, तो वो 51 कार्ड्स बच जाएंगे, फिर उनमें से मैंने सेकंड कार्ड निकाला। तो विदाउट रिप्लेसमेंट, हम रिप्लेस नहीं कर रहे उसको, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे? ये मल्टीप्लिकेशन रूल, ये सामने मैंने जो है स्लाइड में शो किया हुआ है। अच्छा, अब ये एक एग्जांपल है इससे रिलेटेड, वो देख लेते हैं कि एग्जांपल में है क्या। बेसिकली एक चेन है वीडियो स्टोर्स की, मतलब एक लेट्स सपोज इस्लामाबाद कर लो, इस्लामाबाद में डिफरेंट वीडियो स्टोर्स है जहाँ पे डीवीडीज, वीसीआर, यहाँ पे इस एग्जांपल के मुताबिक, क्योंकि अब तो वो दौर नहीं रहा, वीसीआर जो है डिफरेंट ब्रांड के वीसीआर उनके पास है, 3 डिफरेंट ब्रांड हैं। इसको समझना है क्वेश्चन को। ठीक है, वीडियो स्टोर्स है, ठीक है, उनकी एक चेन है, 5 हो सकते हैं वीडियो स्टोर, 10 15 20 जितने भी, एक चेन है वीडियो स्टोर की जो 3 ब्रांड वीसीआर के सेल कर रहे हैं, ठीक है, 3 ब्रांड्स। अब वीसीआर सेल में से जो 50%, मतलब जो सेल हो रही है वीसीआर की, 3 ब्रांड्स, ठीक है, तो जो सेल हो रही है उसकी डिवीजन किस तरह है कि जो 50% सेल हो रही है वो ब्रांड 1 है, ब्रांड 1 लीस्ट एक्सपेंसिव है, ठीक है। फिर जो 30% है वो ब्रांड 2 है। ये सेल की बात कर रहा है कि जो वीसीआर एक वीडियो स्टोर की चेन जो सेल कर रही है, वो 3 डिफरेंट ब्रांड के वीसीआर सेल कर रही है। अब उन वीसीआर की सेल्स में से जो 50% है वो ब्रांड 1 सेल हो रही है, 30% जो है ना ब्रांड 2 वीसीआर सेल हो रही है, ठीक है, और 20% जो है वो ब्रांड 3 वीसीआर सेल हो रही है। अब ईच मैन्युफैक्चरर ऑफर्स अ 1 ईयर वारंटी ऑन पार्ट्स एंड लेबर।
अब जो भी वीसीआर है उस पे हर जो स्टोर है वो क्या ऑफर कर रहा है, 1 ईयर वारंटी ऑफर कर रहा है कि 1 साल की जो है ना वारंटी है उसके पार्ट्स पे और उसकी लेबर पे। आप उस साल के दौरान लेके आते हो, कोई मसला होता है, वो वारंटी उसकी दी हुई है। हर मैन्युफैक्चरर जो है 1 साल की वारंटी दे रहा है। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन ये मिल गई। अच्छा, इट इज नोन दैट 25% ऑफ ब्रांड वन वीसीआर रिक्वायर वारंटी रिपेयर वर्क। अच्छा, ये पता चला सर्वे से कि जो ब्रांड वन है जो कि 50% जिसकी सेल थी, 25% उस 50% का, ठीक है, 50% का, फिर 25%, क्योंकि ओवरऑल जो वीसीआर सेल हो रही है, ठीक है, 100% में से 50% ब्रांड वन की हो रही थी। अब वो जो 50% ब्रांड वन की है उसमें से 25% जो ब्रांड वन की वीसीआर है, इट रिक्वायर्स वारंटी रिपेयर वर्क। ठीक है, उसको जरूरत है वारंटी रिपेयर वर्क की। ठीक है, इसके अलावा जो ब्रांड टू है उसको कितना वारंटी रिपेयर वर्क रिक्वायर है, 20%, और ब्रांड थ्री को कितना वारंटी वर्क रिक्वायर है, 10%। ये 3 डिफरेंट इंफॉर्मेशन गिवन है। अच्छा, आगे आते हैं। इसके बाद पूछा क्या गया, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड परचेजर, लेट्स सपोज आप में से कोई एक बंदा जाता है परचेज करता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी आप में से एक रैंडमली कोई सिलेक्टेड परचेजर है, उसने ब्रांड वन की वीसीआर ली और उसके लिए वारंटी, मतलब अंडर वारंटी उसके लिए रिपेयर चाहिए, 1 ईयर वारंटी थी, ठीक है, पार्ट्स और लेबर पे। क्वेश्चन नंबर 1 की डिमांड ये है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है, कोई भी रैंडमली सिलेक्टेड परचेजर, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कोई भी आप में से, लेट्स सपोज समद है, ठीक है, समद क्या करता है, समद गया, उसने क्या नाम है, ब्रांड वन का वीसीआर जो है वो खरीदा। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो भी रैंडमली सिलेक्टेड परचेजर है, he has bought a brand वन वीसीआर जिसको वारंटी, अंडर वारंटी रिपेयर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड परचेजर हैज अ वीसीआर दैट विल नीड रिपेयर अंडर वारंटी। दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ब्रांड वन स्पेसिफाई कर दिया गया है, यहाँ पे वीसीआर मेंशन है। वो ब्रांड वन की भी हो सकती है, क्वेश्चन नंबर 2 में के पार्ट जो क्वेश्चन है उसके सेकंड पार्ट में, वो ब्रांड वन भी हो सकता है, ब्रांड टू भी हो सकता है, ब्रांड थ्री भी हो सकता है। वो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसको अंडर जो वारंटी है रिपेयर चाहिए। ये 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। इसको हम करते हैं सॉल्व। अच्छा, सबसे पहला काम क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहला काम जो है वो, एक मिनट। अच्छा, अब जो फर्स्ट स्टेज है प्रॉब्लम की, ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, जो भी कस्टमर होगा वो कोई तीनों ब्रांड में से कोई एक जाके वीसीआर खरीदेगा। लेट सपोज जो ए है, ए आई क्या है, ब्रांड आई इज परचेज, ठीक है, आई है 1 2 3, क्योंकि 3 ब्रांड्स है ना, ए आई मतलब कि जो ब्रांड परचेज हो रहा है। अब लेट सपोज अगर वो परचेज कर रहा है ब्रांड वन, तो ये हो जाएगा ए आई क्या हो जाएगा, आई की जगह वन आ जाएगा। ठीक है, अगर वो परचेज कर रहा है ब्रांड टू वाली वीसीआर तो वो ए टू हो जाएगा, और अगर वो परचेज कर रहा है ब्रांड थ्री वाली वीसीआर तो ये ए थ्री हो जाएगा। तो इसको लिंग्विस्टिकली मैंने लिख लिया ए आई। ठीक है, आई की वैल्यू क्या है, आई इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, क्योंकि 3 ब्रांड्स थे। ठीक है, तो जो कस्टमर सेलेक्ट करेगा वो इन तीनों में से कोई एक ब्रांड सेलेक्ट करेगा, A1 A2 A3। सपोज किया मैंने कि वो ए जो है वो क्या है, ब्रांड जो परचेज किया गया है ए आई। अगर ब्रांड वन परचेज किया गया है तो A1, ब्रांड टू परचेज किया गया है तो A2, ब्रांड थ्री परचेज किया गया है तो A3। अच्छा, अब ये ब्रांड वन, ब्रांड टू, ब्रांड थ्री। अब ब्रांड वन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो चेन थी वीडियो स्टोर्स की, वो ब्रांड वन कितनी सेल कर रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। क्वेश्चन में गिवन था कि जो 50%, क्वेश्चन में क्या गिवन था कि जो 50% जो है वो ब्रांड वन सेल हो रही है, 30% ब्रांड टू सेल हो रही है, 20% ब्रांड थ्री की वीसीआर सेल हो रही है। सो 50% का क्या मतलब है कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है ब्रांड वन के सेल होने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रांड ए वन, वो क्या है, 0.5। ठीक है, 50% है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 100 में से 0.5। सो ब्रांड टू की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो 30% थी, सो 0.30। ब्रांड थ्री की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो 20% थी, ठीक है, वो है 0.20।
ठीक है, तो पहली चीज ये होगी कि जो प्रोबेबिलिटी है ब्रांड 1 की वो है 0.5, प्रोबेबिलिटी जो है ब्रांड 2 की वो है 0.3 और प्रोबेबिलिटी जो है वो ब्रांड 3 की वो 0.20। अच्छा, अब पहली इंफॉर्मेशन आ गई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रांड 1 जो कि वो वीडियो स्टोर चेन वीडियो स्टोर सेल कर रही थी वो है 50%, मतलब 0.5, ब्रांड 2 0.3 एंड ब्रांड 3 0.20। अच्छा, उसके बाद सेकंड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या गिवन थी कि ब्रांड 1 जो है उसका 25% जो है क्या नाम है उसको रिपेयर चाहिए। ठीक है, जो 25% रिपेयर वर्क चाहिए ब्रांड 1 की जो वीसीआर सेल हो रही है। ठीक है, अंडर 1 ईयर वारंटी उसके जो प्रोबेबिलिटी है रिपेयर वर्क की है वो 25%। अच्छा, स्टेज 1 होगी। स्टेज 2 क्या है, एक दफा ब्रांड की वीसीआर सेलेक्ट होगी। सेकंड स्टेज क्या था कि ये चेक करना कि वो जो ब्रांड की वीसीआर है उसको रिपेयर वर्क चाहिए या नहीं। ठीक है, वारंटी रिपेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था ना कि सेकंड स्टेज में कि 25% जो है वो ब्रांड 1 जो है उसकी प्रोबेबिलिटी है, वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी गिवन थी कि ब्रांड 1 की क्या प्रोबेबिलिटी है। ब्रांड 1 की ये प्रोबेबिलिटी है कि उस जो सेल हो रही है कि 25% ये है प्रोबेबिलिटी है कि उसको वारंटी रिपेयर चाहिए, इट नीड्स वारंटी रिपेयर। ब्रांड बी जो ब्रांड 2 था उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी थी, वो थी 20%। और ब्रांड 3 की क्या प्रोबेबिलिटी थी वारंटी रिपेयर की, 10%। तो पहली चीज तो होगी। सेकंड चीज पे आते हैं, सेकंड स्टेज ऑफ प्रॉब्लम क्या है। अब ब्रांड सेलेक्ट हो गया, कस्टमर ने ब्रांड सेलेक्ट कर लिया, किसी ने ब्रांड 1 किया, ब्रांड 2 किया, ब्रांड 3 किया, वो प्रोबेबिलिटी भी आ गई। अब सेकंड स्टेज क्या है कि ये चेक करना कि वेदर द वीसीआर नीड्स वारंटी रिपेयर और नॉट। अब बी, लेट्स सपोज जो बी है वो क्या है, नीड रिपेयर। जिस तरह ए क्या था कि ब्रांड ए आई क्या था, ब्रांड आई इज परचेज, वो ब्रांड 1 था तो A1, ब्रांड 2 था तो A2, ब्रांड 3 था तो A3। बी किसके इक्वल है कि बी है नीड रिपेयर। ठीक है, बी को मैं कर रहा हूं इट नीड रिपेयर। ठीक है, तो बी अगर नीड रिपेयर है तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, डज नॉट नीड, डज नॉट नीड रिपेयर। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, डज नॉट नीड रिपेयर। अब PA1 क्या था, अगर मैं बात करूं PA1, PA1 क्या था, फिर PA1 था कि प्रोबेबिलिटी दैट ब्रांड 1 VCR इज परचेज्ड, यही थी ना। PA1 था कि प्रोबेबिलिटी दैट ब्रांड 1 VCR इज परचेज्ड। अच्छा, तो BA1 क्या होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ये होगा कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रांड 1 दैट नीड्स रिपेयर वर्क, PBA1 का मतलब ये है कि जो प्रोबेबिलिटी है ब्रांड 1 की दैट नीड्स रिपेयर वर्क, वो गिवन है क्वेश्चन में, कितनी गिवन थी, 25%। ठीक है, तो 0.25 ये हो जाएगा, ये गिवन था 0.5, ये सेल थी ब्रांड 1। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रांड 1 दैट नीड्स रिपेयर वर्क इज 0.25। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाए कि दैट डज नॉट नीड रिपेयर वर्क, तो यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर 0.25 थी कि दैट नीड्स रिपेयर वर्क, तो 0.75 हो जाएगी दैट डज नॉट नीड रिपेयर वर्क। बात समझ रहे हो ना, कि ये था कि प्रोबेबिलिटी दैट ब्रांड 1 VCR इज परचेज, ये है प्रोबेबिलिटी दैट ब्रांड 1 VCR नीड्स रिपेयर वर्क। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे लिखना है प्रोबेबिलिटी दैट ब्रांड 1 डज नॉट नीड रिपेयर, तो यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और ये 0.25 किससे रिप्लेस हो जाएगा, 0.75। क्यों, अगर 25% वो उसकी नीड है रिपेयर की, तो 75% क्या है, इट डज नॉट नीड वारंटी रिपेयर। तो ये इस तरह लिखना है। सिमिलरली PA2 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी दैट ब्रांड 2 VCR इज परचेज, वो गिवन थी, वो कितनी थी, 0.30, 30%। सो PVA2 क्या होगा, PVA2 है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रांड 2 दैट नीड्स रिपेयर वर्क। क्वेश्चन में गिवन है कि 20% उसकी प्रोबेबिलिटी है, सो 0.20।
अगर आया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रांड 2 दैट डज नॉट नीड रिपेयर वर्क, तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। 0.20 अगर को रिपेयर वर्क की नीड है तो 0.80 होगी दैट डज नॉट नीड्स वारंटी रिपेयर। बी कॉम्प्लीमेंट के केस में ये 0.8 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली PA3 जो है वो गिवन है क्वेश्चन में 0.20, सो PBA3 क्या होगा 0.10, वो क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपने इस तरह इसको ब्रेक डाउन करना है अपने क्वेश्चन को, पहला पहला स्टेप। अच्छा, आगे चलते हैं, अब जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी उस पे आते हैं। अच्छा, इसको हम सॉल्व करते हैं ट्री डायग्राम से। ट्री डायग्राम भी मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। ट्री डायग्राम को देखते हैं। अच्छा जी, ट्री डायग्राम बता चुका हूँ, नोट्स क्या होती हैं, कैसे शो करते हैं। स्टार्ट करते हैं ट्री डायग्राम। एक ये लाइन जा रही, एक लाइन ये, एक ये। अच्छा, ये क्या है जी, ब्रांड 1, ये ब्रांड 2, ये ब्रांड 3। उनके जो चेन थी वीडियो स्टोर्स की, वो 3 ब्रांड जो है वो सेल कर रही। अच्छा, ब्रांड 1 जो है उसकी प्रोबेबिलिटी को टॉप पे लिखते थे। ठीक है, क्योंकि वो जो डायग्राम होती थी उस लाइन के टॉप पे हम लिखते थे। सो ये गिवन है क्वेश्चन में कि PA1 क्या है, क्योंकि हमने ए कंसीडर किया था कि जो है ना ब्रांड AI क्या था, ब्रांड आई परचेज। सो PA1 की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है ब्रांड 1 की 0.50, ब्रांड 2 की गिवन है 0.30, ब्रांड 3 की भी गिवन है 0.20। मैंने इसको लिख लिया। अच्छा, उसके बाद अब जो ब्रांड 1 है, फिर उसकी आगे मजीद जो है ना 2 ब्रांचेज हैं। एक जिसको रिपेयर चाहिए, एक डज नॉट नीड रिपेयर। क्वेश्चन में गिवन है PBA1, अभी समझाया पीछे, 0.25 प्रोबेबिलिटी है PBA1 की जिसको रिपेयर चाहिए, यानी 25%। सो PB कॉम्प्लीमेंट A1 क्या हो जाएगा 0.75। अगर 25% नीड वारंटी रिपेयर, देन 75% डज नॉट नीड वारंटी रिपेयर। ठीक है, सो 0.25, 0.75। सिमिलरली जो ब्रांड 2 है, फिर इसमें भी मजीद दो हैं आगे। 20% को रिपेयर चाहिए, 80% को कोई रिपेयर नहीं चाहिए। ये मैं पीछे बता चुका हूँ कैसे। सिमिलरली ब्रांड 3 की मजीद 2 ब्रांचेज हैं कि 10% क्वेश्चन में गिवन था, डिमांड क्वेश्चन में कि 10% नीड्स रिपेयर एंड 90% जो है उसको रिपेयर नहीं चाहिए। ऑब्वियसली अगर 10% को की रिक्वायरमेंट है रिपेयर की, तो 90% जो है डज नॉट नीड एनी रिपेयर। ठीक है, ये आपकी बन गई ट्री डायग्राम। अब जो क्वेश्चन गिवन है उसको हम सॉल्व। पहला क्वेश्चन ये था, पार्ट ये था कि प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड परचेजर, मैंने वो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो रैंडमली सिलेक्टेड परचेजर है उसने ब्रॉट ही हैज बॉट अ ब्रांड 1 VCR। पहली बात कि ब्रांड 1 VCR की वो बात कर रहा है, तो ये दो चीजें मेरी निकल जाएंगी पहले। ठीक है, मेरा ताल्लुक है अब इसमें इस वाले पार्ट से, ये वाले पार्ट से। अच्छा, वो चीज निकल गई। क्वेश्चन दोबारा सुन लो कि प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड परचेजर हैज बॉट अ ब्रांड 1 VCR दैट विल नीड रिपेयर अंडर वारंटी। दैट विल नीड रिपेयर अंडर वारंटी, यानी कि नो रिपेयर वाला पार्ट भी खत्म हो गया। क्वेश्चन की डिमांड है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड परचेजर हैज ब्रॉट अ ब्रांड 1 VCR दैट नीड्स रिपेयर वर्क। इसका मतलब ये हुआ मुझे ये चीज रिक्वायर है। तो सिंपल फार्मूला जो था मल्टीप्लिकेशन रूल में मैंने बताया भी था, PA इंटरसेक्शन B वाला, ये फार्मूला लगाया। और ये जब ट्री डायग्राम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि ये किस तरह हम निकालते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, आपने इसको, इसकी प्रोबेबिलिटी को इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सो 0.50 मल्टीप्लाई बाय 0.25, आंसर आपके पास आ जाएगा 0.125। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है 0.125, ब्रांड 1 एंड नीड्स रिपेयर। अगर इस तरह लेट्स सपोज क्वेश्चन ये होता कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि रैंडमली सिलेक्टेड परचेजर ने ब्रांड 1 की VCR ली दैट
डज नॉट नीड रिपेयर अंडर वारंटी, तो फिर ये वाला बनता पार्ट ये। तो आप क्या करते हैं 0.50 मल्टीप्लाई 0.75 करवाते हैं। ठीक है, अगर लॉजिक समझ आ गया तो क्वेश्चन किस तरह भी आए हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन आ जाता कि ब्रांड 2 जो वीसीआर है दैट डज नॉट नीड रिपेयर, वो बताओ। तो ये वाला 0.3 मल्टीप्लाई 0.8, सिंपल। अच्छा, क्वेश्चन का जो पार्ट 2 था वो ये था। अब सेकंड पार्ट में उसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड परचेजर हैज अ वीसीआर। अब उसने ब्रांड का जिक्र नहीं किया, उसने कहा है कि जो रैंडमली सिलेक्टेड परचेजर है उसने एक वीसीआर बॉट की दैट विल नीड रिपेयर वाइल अंडर वारंटी। अब वो ब्रांड 1 की भी हो सकती है, ब्रांड 2 की भी हो सकती है, ब्रांड 3 की भी हो सकती है। अब साथ उसने कहा है दैट विल नीड रिपेयर वाइल अंडर वारंटी। नीड रिपेयर यानी कि ये वाला पार्ट भी हो सकता है, ये रिपेयर ब्रांड 2 का रिपेयर वाला पार्ट भी हो सकता है, और ये वाला पार्ट भी हो सकता है। इसका मतलब ये कि इसको निकाला सबसे पहले वो 0.1255, सेकंड 0.060 आई, मतलब ब्रांड 2 का जो रिपेयर वाला पार्ट है। सिमिलरली ब्रांड 3 का जो रिपेयर वाला पार्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी, इन तीनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड अप कर दो। सेकंड क्वेश्चन की जो डिमांड थी कि प्रोबेबिलिटी that a randomly selected purchaser has a VCR that will need repair under warranty. So 0.125 plus 0.060 plus 0.020. So 0.205 जो है वो सेकंड पार्ट का आंसर है। ये थी रिक्वायरमेंट। अगर लेट्स सपोज क्वेश्चन होता पार्ट 2 के फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड परचेजर हैज अ वीसीआर, मेंशन नहीं है कि कौन से ब्रांड की, हैज अ वीसीआर दैट डज नॉट नीड रिपेयर वाइल अंडर वारंटी, दैट वॉन्ट नीड रिपेयर वाइल अंडर वारंटी। तो आप क्या करते, ये वाला पार्ट लेते, ब्रांड 1 का, ब्रांड 2 का और ब्रांड 3 का। तो ये किस तरह आता 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.75, जो भी आंसर आएगा इसका 0.30 मल्टीप्लाई बाय 0.80, इसका 0.20 मल्टीप्लाई बाय 0.9, इसको इसको और इसको ऐड अप कर देते हैं। तो आपके पास वो प्रोबेबिलिटी आ जाती दैट द रैंडमली सिलेक्टेड परचेजर हैज अ वीसीआर दैट वोंट नीड रिपेयर वाइल अंडर वारंटी। तो किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थीम समझ आना चाहिए, मेन लॉजिक समझ आनी चाहिए इसकी। आई थिंक ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। अच्छा, जो पार्ट था हमारा इस लेक्चर का वो था रैंडम वेरिएबल्स। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल ऐसी चीज जो कि कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, लाइकली टू चेंज, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा वेरिएबल जो होता है वो बेसिकली जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच है ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो वेरिएबल जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव बेसिकली जो नॉर्मली इंडिकेट करती है, एडजेक्टिव क्या होती है? इट नॉर्मली इंडिकेट्स क्वालिटी, साइज, शेप, फीलिंग्स, ड्यूरेशन, कंटेंट्स एंड मोर अबाउट अ नाउन। ये थी एक डेफिनेशन एडजेक्टिव की। ठीक है, सो वेरिएबल जो है वो एक एडजेक्टिव है। अब रैंडम वेरिएबल क्या है, ये पहले भी मैं एक दफा बता चुका था अनबायस्ड और बायस्ड के बारे में, जब हमने लास्ट लेक्चर में एक न्यूमेरिकल भी किया था कि जो लॉटरी हमने बेसिकली जो देनी थी किसी एक रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन को, उसमें बायस्डनेस को और अनबायस्डनेस को हमने देखा था। सो रैंडम का मतलब क्या होता है? रैंडम का मतलब है अनसिस्टमेटिक, अनबायस्ड, अनप्रिडिक्टेबल आउटकम। ठीक है, कि वी आर नॉट सर्टन ऑफ एग्जैक्ट आउटकम, हमें नहीं पता होता एग्जैक्ट आउटकम क्या आएगा, या गिवन जो आउटकम है इट मे और मे नॉट हैपन। ठीक है, मतलब एक कॉइन को टॉस किया, या हेड आएगा या टेल आएगा, या आज बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो ये वेरिएबल मैं बता चुका हूँ कि वेरिएबल जो है ना उसको ऑफन जो है ना एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया जाता है। एडजेक्टिव क्या था वो भी बताया। इसके अलावा
वेरिएबल की एग्जांपल क्या है कि जो आप गैस स्टेशन या पेट्रोल पंप में फ्यूल डलवाते हो, उस पे जो पैसे खर्च करते हो, जो अमाउंट पे करते हो, ठीक है, वो एक वेरिएबल है। क्योंकि जितनी आपने अमाउंट ऑफ गैस या अमाउंट जो फ्यूल है आपके टैंक में होगा उस टाइम, लेट्स सपोज आप हर बंदा जो है वो जो टैंक सेम अमाउंट की गैस तो नहीं आएगी ना उसकी गाड़ी में, जितनी गैस या जितना फ्यूल डिमांड करेगी गाड़ी, उस लिहाज से वो जो है ना उस टाइम पे जो है मनी आपका स्पेंड होगा उस पे। ठीक है, तो ये क्या एक वेरिएबल है। सो वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल क्या है कि जो क्वांटिटी दैट इज नॉट फिक्स्ड, दैट वेरीज, दैट टेक एनी वैल्यूज इन अ गिवन रेंज, इसको हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल। ठीक है, सिमिलरली रैंडम जो वेरिएबल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो एक ऐसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जो कि एक रैंडम फैशन में वेरी करती है। ठीक है, या अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन की, ओवरऑल पॉपुलेशन की टर्म में, तो ओवरऑल पॉपुलेशन में ईच एलिमेंट जो है इट हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग पिक्ड। मैंने पूरे पाकिस्तान में किसी एक बंदे को 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपीज जो है ना वो देना है, तो मैं पूरे पाकिस्तान में किसी एक को सिलेक्ट करूंगा, तो इसका मतलब ये है कि मैं सबको इक्वल चांस दे रहा हूँ। कोई भी, हर बंदे की प्रोबेबिलिटी जो इक्वल है, कोई भी एक पिक हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि मैंने जो एक बंदा चूज करना है वो लाहौर पंजाब में से, पंजाब के 10 लाख और सिंध के 5 लाख, उनमें से कोई एक बंदा चूज करना है उसको, तो यहाँ पे अनबाइजनेस आ गई। सिंध वालों को कि जो है ना इक्वल चांस नहीं मिल रहा पिक होने का, क्योंकि वहाँ पे 5 लाख पीपल जो है उनमें से मैं को कंसीडर करूंगा, और यहाँ पे 10 लाख, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास बाइजनेस आ गई। तो ये चीज रैंडम नहीं है, यहाँ पे इक्वल चांस नहीं मिल रहा हर पॉपुलेशन, ओवरऑल पॉपुलेशन के हर एलिमेंट को पिक करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, वो रैंडम नहीं है। सो रैंडम क्या है कि हर एलिमेंट जो है इस ओवरऑल पॉपुलेशन में, ठीक है, इस प्रोबेबिलिटी की टर्म में इट हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग पिक्ड। सिमिलरली मैं कहता हूँ कि the probability that the height of a randomly selected university student exceeds 6 feet is 0.06। ठीक है, तो जिनकी अब्बासीन यूनिवर्सिटी में मैंने रैंडमली बच्चे सेलेक्ट किए, तो जो प्रोबेबिलिटी थी स्टूडेंट की जिनकी हाइट जो है वो 6 फीट से ज़्यादा थी, वो कितनी है, 0.06। तो इसको हमने लिखना किस फॉर्म में, रैंडम वेरिएबल की फॉर्म में। सो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी एच फॉर, एच जो है रैंडम वेरिएबल है जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट को। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी किसकी प्रोबेबिलिटी, उन स्टूडेंट्स की जिनकी हाइट 6 फीट से ग्रेटर है। सो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में h ग्रेटर देन 6, ऊपर मेंशन कर दिया मैंने कि रैंडम वेरिएबल वो है कैपिटल H है, कुछ भी मेंशन कर सकते हो आप। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी h ग्रेटर देन 6 यानी जो हाइट है विच एक्सीड्स 6 फीट, वो क्या है, 0.06। तो ये वे है लिखने का। ठीक है, अगर मैं कहूं कि the probability that the height of randomly selected student is less than 5 feet, वो है 0.02। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, अगर मैंने h ली हुई है हाइट, h लेस देन 5, यानी कि हाइट जो कम है किससे, 5 फीट से, वो है 0.02। मैं कहता हूं कि जिनकी हाइट एग्जैक्टली 5 फीट है वो है प्रोबेबिलिटी 0.08। तो मैं कैसे लिखूंगा, पी एच इज इक्वल टू 5, इसका मतलब ये एग्जैक्टली 5, वो क्या है, 0.08 कर लो कोई भी। तो ये वे है लिखने का, बताने का मकसद ये रैंडम वेरिएबल। ठीक है, एग्जांपल कि इसको हमने रीड द फॉलोइंग स्टोकेस्टिक इवेंट। स्टोकेस्टिक मींस रैंडम, मैं पहले भी बता चुका हूं, ये स्टोकेस्टिक का मतलब होता है रैंडम। सो जो स्टोकेस्टिक प्रोसेस होता है वो रैंडम प्रोसेस होता है, जैसे फ्लड्स का आना, अर्थक्वेक, जो लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, ठीक है, या गैस मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है, या बैक्टीरियल पॉपुलेशन है, ये क्या है, ये स्टोकेस्टिक बेसिकली प्रोसेस है।
तो स्टोकेस्टिक प्रोसेस क्या होता है, रैंडम प्रोसेस को कहते हैं, वही चीज़ है। सो रीड द फॉलोइंग स्टोकेस्टिक इवन यूजिंग अ रैंडम वेरिएबल, इसको सॉरी रीराइट करना है। ये गिवन है, a 1/3 of all university student work at least 10 hours a week। इस तरह आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी, ठीक है, और क्या दिया जाएगा कि इसको तो a 1/3 of all university students work at least 10 hours a day। सबसे पहले आपने रैंडम वेरिएबल को लिंग्विस्टिकली बता, लेट एक्स जो है वो क्या है कि नंबर ऑफ आवर्स पर वीक है। आप वाई ले लो, जेड ले लो, क्यू ले लो, कुछ भी ले लो, एच ले लो, ऊपर आपने मेंशन कर देना। सो एक्स क्या डिनोट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ आवर्स पर वीक, ठीक है, जो कि दैट स्पेंड बाय रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट, जो दैट इन वर्किंग, ठीक है, कोई भी रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट, ठीक है। तो एक्स क्या कह रहा है, नंबर ऑफ आवर्स पर वीक। सो मैं इसको कैसे लिखूंगा, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था 1/3 ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वर्क एटलीस्ट 10 आवर्स। एटलीस्ट 10 आवर्स का मतलब ये है कि 10 या 10 से ग्रेटर होंगे एक वीक में आवर्स। सो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा। अगर आता कि वर्क 1/3 ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वर्क एट मोस्ट 10 आवर्स, तो फिर हम कैसे लिखते, एक्स लेस देन इक्वल टू 10। एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम 10 आवर्स का। अगर आता कि जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है वो वर्क कर रहे हैं लेस देन 10 आवर्स, एक्स लेस देन 10 आवर्स। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3, इसमें मेंशन कर रही है कि 1/3 स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो स्टूडेंट 1/3 का क्या मतलब है, 1 डिवाइडेड बाय 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.33। तो यहाँ पे आ गया पॉइंट, ठीक है। अगर क्वेश्चन होता लेट्स सपोज कि हाफ ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आता हाफ, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाता 0.5, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती 0.5। अगर आता 2/3, तो 2 डिवाइडेड बाय 3, प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाती 0.6 समथिंग, 0.66, ठीक है। तो ये इसको ऐसे हमने रीराइट करना है, ये स्टेटमेंट गिवन होगी तो हमने इस फॉर्म में लिखा। आपने ये जो वेरिएबल है रैंडम, उसको डिनोट करना है किसी चीज से, बताना है ऊपर। ठीक है, ये असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं, यही चीजें हैं जो अभी मैंने एग्जांपल दी है, इसी तरह इसको भी आपने प्रैक्टिस करना। अब वो इंग्लिश में बेसिकली अब हमने उसका रिवर्स जाना है। पहले हम उसको रीराइट कर रहे थे जो एक स्टेटमेंट गिवन थी, अब इसको हमने एक एवरीडे इंग्लिश में लिखना है। ये इवेंट गिवन है, पी वाई इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 0.2। नीचे बता दिया गया है वाई जो है वो रैंडम वेरिएबल है जो कि जीपीए बता रहा है, मतलब CE313। लेट्स सपोज आपकी क्लास में से किसी एक जो बेसिकली जीपीए के बारे में बता रहा है, जो रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन है, ठीक है। सो इसको एवरीडे इंग्लिश में कैसे लिखूंगा कि जो प्रोबेबिलिटी है ना, द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन फ्रॉम CE313, मतलब आपकी क्लास में से हैज अ जीपी ऑफ एग्जैक्टली 3, y इज इक्वल टू 3 मतलब हैज अ जीपी ऑफ एग्जैक्टली 3। ये y उसने बता दिया है कि y क्या है, तो आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन हैज फ्रॉम CE3 हैज अ जीपी ऑफ एग्जैक्टली 3 इज 20%, ठीक है। इसको हमने एवरीडे इंग्लिश में रीराइट कर दिया। या फिर इसका क्या मतलब हुआ, 20% का एग्जैक्टली जीपीए का क्या मतलब है कि 1 आउट ऑफ एवरी 5 पीपल हैज जीपीए 3। 20% का यही मतलब है ना, 1 डिवाइडेड बाय 5। लेट्स सपोज 100 बच्चे हैं, 100% का मतलब है 100 बच्चे हैं, तो 20 बच्चों का जो है वो जीपीए एग्जैक्टली 3 है। तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 डिवाइडेड बाय 5। 1 डिवाइडेड बाय 5 का भी यही मतलब। 20% का क्या मतलब है, 20 डिवाइडेड बाय 100, 1/5, ठीक है। So 1 out of every 5 people has GPA
गिवन है, वाई बता दिया गया था, वाई को मैंने एवरीडे इंग्लिश में रीराइट कर, ठीक है। ये सिमिलरली ये बताया गया है कि पी एक्स ग्रेटर देन 3 इज इक्वल टू 0.7, ठीक है। इसको भी आपने क्या करना है, रीराइट करना है, ये असाइनमेंट के तौर पे आपने देखना है। एक्स बता दिया गया क्या है, ठीक है। एफ भी बता दिया गया क्या है, बी भी बता दिया, जैसा मैंने पीछे बताया उस तरह आपने इसको भी रीराइट करना है, राइट करना है इसमें एवरीडे इंग्लिश। अच्छा, अब जो कैपिटल लेटर है ना, वो जो आपके पास फॉर्म है तो ना पी, इसको अगर मैं लिखूं तो इस तरह लिखता हूँ, पी एक्स इज इक्वल हो सकता है लेस देन इक्वल टू जो भी है स्मॉल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो ये जो कैपिटल है लेटर, ये क्या डिनोट कर रहा है, रैंडम वेरिएबल, ठीक है। और जो स्मॉल एक्स है ये वाला, जैसे पीछे था एक्स लेस देन 6 फीट हाइट, तो स्मॉल एक्स क्या डिनोट कर रहा है, कोई भी वैल्यू विच इज टेकन बाय रैंडम वेरिएबल, ठीक है। जिस तरह ये एग्जांपल गिवन है कि एक यूनिवर्सिटी फुटबॉल की एग्जांपल है कि 80% चांस दैट द यूनिवर्सिटी टीम इन एनी रैंडमली सिलेक्टेड गेम विल स्कोर अबव 60 पॉइंट। तो इसका मतलब ये है एक्स ग्रेटर देन स्मॉल एक्स क्या है यहाँ पे 60, ठीक है। मतलब कि जो स्कोर है अबव 60 पॉइंट्स, यहाँ पे बेसिकली आप ऐसे कर लो, ये 60 पॉइंट्स के की जगह कि 80% चांस है दैट द यूनिवर्सिटी टीम इन एनी रैंडमली सिलेक्टेड गेम विल स्कोर 2 गोल्स या 3 गोल्स, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे बास्केटबॉल का था ये। चलो यहाँ पे लेट्स सपोज बास्केटबॉल की एग्जांपल कि देर आर 80% चांसेस जो यूनिवर्सिटी टीम है किसी भी रैंडमली सिलेक्टेड गेम में, एक टूर्नामेंट हो रहा है उसमें किसी भी एक रैंडमली सिलेक्टेड गेम में इट विल स्कोर अबव 60 पॉइंट्स। सो एक्स इज ग्रेटर देन 60, तो 60 क्या है, स्मॉल एक्स, यानी अ वैल्यू दैट इज टेकन बाय रैंडम वेरिएबल। वो कितने चांसेस थे, 80%, यानी 0.8, ठीक है। ये बेसिकली नोटेशन है रैंडम वेरिएबल कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी फुटबॉल की जगह बास्केटबॉल कर, डिफरेंट टाइप रैंडम वेरिएबल्स की हैं। मतलब एक रैंडम वेरिएबल एक गेम है, उसमें रैंडम वेरिएबल डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि टोटल टाइम प्लेड बाय अ प्लेयर एट सिलेक्टेड एट रैंडम, कि कितना टाइम जो है वो एक प्लेयर खेला है, या लेवल ऑफ इंजरी टू अ पर्सन, किस लेवल की इंजरी हुई है जो भी एक रैंडमली सिलेक्ट किया पर्सन किसी भी टीम में से। देन नंबर ऑफ फाउल्स कॉल्ड ऑन अ प्लेयर सिलेक्टेड एट रैंडम, किसी भी एक रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन ने कितने नंबर ऑफ फाउल्स किए हैं गेम में। वेट ऑफ प्लेयर सिलेक्टेड एट रैंडम, कि किसी भी एक प्लेयर को मैंने सिलेक्ट किया है उसका वेट क्या है। मैरिटल स्टेटस ऑफ स्पेक्टेटर, जो स्पेक्टेटर्स हैं उनमें से किसी एक को रैंडमली मैंने पिक किया, उसका मैरिटल स्टेटस क्या है। तो डिफरेंट काइंड टाइप्स हैं रैंडम वेरिएबल की, हम देखते हैं कि कौन कौन से। अब जो टाइप्स है रैंडम वेरिएबल की बेसिकली दो टाइप्स हैं, कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट। अब डिस्क्रीट में फर्दर दो टाइप्स हैं, कैटेगोरिकल एंड काउंट। अब कैटेगोरिकल भी फर्दर दो टाइप्स में आते हैं, नॉन ऑर्डर्ड यानी नॉन ऑर्डिनल, और ऑर्डर्ड यानी ऑर्डिनल। फिर नॉन ऑर्डर में भी दो होते हैं, बाइनरी एंड मल्टीनरी। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल्स होते हैं दैट हैव वैल्यूज दैट आर रियल नंबर। सो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स का याद रखना है, इनकी जो वैल्यूज होती हैं रियल नंबर होता है, उसमें फ्रैक्शन भी हो सकता है, होल नंबर भी, और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, ठीक है। यानी जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है उसकी वैल्यू -0.376 माइनस नेगेटिव भी हो सकती है, डेसिमल में भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है नेगेटिव नंबर, यानी ये एग्जांपल है सारी कंटिन्यूस वेरिएबल। सो जो टिपिकली जो वैल्यूज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ऐसी वैल्यूज को हम कहते हैं, ऐसे वेरिएबल्स को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। जैसे वेट है, हाइट है, लेंथ है, टाइम, इनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, ठीक है। यानी एक ऐसा वेरिएबल हुज वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग,
उसको हम कहेंगे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। ये चीज याद रखनी है, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, वेट को हम मेजर कर सकते हैं ना, हाइट को, लेंथ को, टाइम को। तो ऐसे, और इनका जो आउटपुट होता है, इनका जो रिजल्ट होता है, वो एक रियल नंबर हो सकता है, जिसमें फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। ये चीज याद रखनी है, इनको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। दूसरे होते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। अब डिस्क्रीट वेरिएबल्स में वैल्यूज दैट आर ड्यू टू काउंटिंग। अब ये चीज याद रखनी है, डिस्क्रीट वेरिएबल में वैल्यूज जो होती है वो काउंटिंग की वजह से होती है, उनमें हम वैल्यूज को काउंट करते हैं। यानी अ वेरिएबल हुज वैल्यूज ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग। कॉन्टिन्यूस में क्या था, वेरिएबल हुज वैल्यूज ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग। सो जब भी हम किसी चीज को काउंट करते हैं तो आंसर हमेशा हमारा क्या आता है, ठीक है। जब भी हम किसी चीज को काउंट करेंगे तो हमारा आंसर कभी भी डेसिमल में नहीं आएगा, ये चीज याद रखें, ठीक है। तो जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स है, इट टेक्स ओनली इंटीजर्स। इंटीजर बेसिकली होल नंबर को कहते हैं, विच इज नॉट अ फ्रैक्शनल नंबर। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो, ठीक है। सो डिस्क्रीट वेरिएबल्स टेक्स ओनली इंटीजर, ये चीज याद रखें। अच्छा खैर, इन दोनों में फर्क क्या था डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है हुज वैल्यूज ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग, और डिस्क्रीट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है हुज वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग। अच्छा, अब वो फिर ऑर्डर्ड फॉर्म में भी हो सकती है, नॉन ऑर्डर्ड कैटेगरी भी हो सकती है, ये आगे हम देखते हैं क्योंकि उसकी फर्दर टाइप। फॉर एग्जांपल, डिस्क्रीट वेरिएबल की नंबर ऑफ एक्सीडेंट ऑन अ हाईवे सेक्शन। अब नंबर ऑफ एक्सीडेंट जो है वो कभी भी डेसिमल में तो नहीं होंगे ना, 5.6 एक्सीडेंट्स तो नहीं होंगे, या 5 होंगे या 6 होंगे, ठीक है। 0.5 एक्सीडेंट तो नहीं होगा ना। सो जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट है किसी भी हाईवे सेक्शन में, किसी भी रेंडमली कोई भी हाईवे सेक्शन सेलेक्ट किया इस्लामाबाद में, उसमें जितने भी नंबर ऑफ एक्सीडेंट है, वो क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल। द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन इंजीनियरिंग सिस्टम। लेट्स सपोज अबासीन का क्या परफॉर्मेंस है सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम का, एक्सीलेंट है, गुड है, फेयर है, पुअर है, इस फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ एक्सीडेंट भी और इस फॉर्म में भी हो सकता है, एक्सीलेंट है, गुड है, फेयर है, पुअर है। ये क्या है, ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स। और कॉन्टिन्यूस क्या आते हैं, जिनको हम मेजर कर सकें, वेट हो गया, लेंथ होगी, टाइम हो गया, ठीक है। उसमें डेसिमल भी आते हैं, फ्रैक्शन भी आते हैं। सो डिस्क्रीट वेरिएबल्स में डेसिमल फ्रैक्शन पार्ट नहीं होता, क्यों? क्योंकि उनको, जिनको हम काउंट कर सकें, ठीक है। या फिर एक तो काउंटिंग की एग्जांपल आ गई जिसका नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स है, या फिर उनको हम प्लेस कर सके ऑर्डर्ड या नॉन ऑर्डर्ड कैटेगरीज। जिस तरह ये ऑर्डर्ड कैटेगरी, एक्सीलेंट, फिर गुड, फिर फेयर, फिर पुअर, ठीक है। ये ऑर्डर आगे हम देखते हैं। अब मैंने बताया था कि डिस्क्रीट की फर्दर दो टाइप्स हैं, एक है काउंट और एक है कैटेगोरिकल। अब जो काउंट वेरिएबल्स हैं, ये डिस्क्रीट की टाइप है। काउंट वेरिएबल को कहते हैं क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट वेरिएबल। क्वांटिटेटिव मीन जिनकी क्वांटिटी हो, जिनको काउंट कर सको, ठीक है। सो जो काउंट वेरिएबल्स हैं, दैट टेक वैल्यूज ड्यू टू काउंटिंग ओनली, ठीक है। इसलिए वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ये पॉजिटिव इंटीजर। याद रखना, काउंट वेरिएबल्स हमेशा नेचुरल नंबर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, 0 1 2 3 4। एग्जाम्पल क्या है काउंट वेरिएबल की? नंबर ऑफ एक्सीडेंट, अभी बताया, काउंट कर सकते हो, नेगेटिव में तो नहीं होंगे। नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन द हॉकी गेम, एक प्लेयर ने हॉकी गेम में कितने गोल्स स्कोर किए, यानी ये क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटी है इसमें, रिलेटेड टू क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी, ये क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट वेरिएबल है। नंबर ऑफ टाइम्स अ कॉलेज स्टूडेंट रीड्स द न्यूज़पेपर पर वीक, तो इसमें क्या है, ड्यू टू काउंट, दैट टेक्स वैल्यू ड्यू टू काउंटिंग, और वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अच्छा, अब डिस्क्रीट में एक था काउंट, दूसरा था कैटेगोरिकल। अब कैटेगोरिकल वेरिएबल में क्या है, दैट दैट आर नॉट क्वांटिटेटिव। जैसे काउंट क्या था, क्वांटिटेटिव था, ये क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। इसमें क्वालिटी आती है, काउंट नहीं कर सकते। सो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में क्या होता है कि दैट टेक्स वैल्यूज दैट आर नॉट क्वांटिटेटिव, ठीक है। अब कैटेगोरिकल में फिर मैं बताया था फर्दर दो टाइप्स हैं, ऑर्डर्ड और नॉन ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड मतलब ऑर्डिनल, और नॉन ऑर्डर्ड मतलब नॉन ऑर्डिनल। ऑर्डिनल या ऑर्डर्ड का मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ समथिंग इन अ सीरीज, किसी चीज का ऑर्डर, जैसे फर्स्ट फ्लोर है, फिर सेकंड फ्लोर है, फिर थर्ड फ्लोर है, फिर फोर्थ फ्लोर है, ऑर्डर्ड है ना। जैसे कि आप कहते हो आपका जो एजुकेशन सिस्टम है एक्सीलेंट, फिर निचला उसका ऑर्डर क्या है, गुड कह लो, फिर फेयर, पुअर, वेरी पुअर, ये एक ऑर्डर्ड है, ये होता है ऑर्डिनल। नॉन ऑर्डिनल में ऑर्डर्ड फॉलो नहीं होता। अब जो ऑर्डर्ड है या ऑर्डिनल है, वो लिकर्ट स्केल होता है। रिसर्च में ज्यादातर साइकोमेट्रिक स्केल है, जो कि रिसर्च पे आप यूज करोगे, जब रिसर्च करोगे, अगर किसी ने मैनेजमेंट में की, तो वो
लिकर्ट स्केल यूज करेगा। लिकर्ट स्केल बेसिकली साइकोमेट्रिक स्केल मैंने बताया है, जो कि रिस्पॉन्सेस को सर्वे रिसर्च में स्केल करता है। ठीक है, 5 पॉइंट स्केल होता है, जैसे कि स्ट्रांगली एग्री, ये बेसिकली आप यूज भी करते हो लिकर्ट स्केल। और जब आप फॉर्म नहीं फिल करते सेमेस्टर के एंड में, जो एवेल्युएशन फॉर्म होता है उसमें आप बताते हो कि आप स्ट्रांगली एग्री हो, नॉ नाइदर एग्री नॉट डिसएग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, ये क्या, ये लाइक इट्स स्केल। तो ये क्या, एक ऑर्डर है ना, ऑर्डर्ड फॉर्म में, कि पहले स्ट्रांगली एग्री, फिर अगला ऑर्डर एग्री, फिर निचला नाइदर एग्री नॉट डिसएग्री, फिर डिसएग्री, फिर स्ट्रांगली डिसएग्री। ये है ऑर्डर्ड फॉर्म। एक होता है नॉन ऑर्डर्ड, जो मतलब क्वालिटेटिव तो होता है लेकिन ऑर्डर्ड नहीं होता। ठीक है। सो कैटेगरिकल में याद रखना है कि जो वैल्यूज होंगी वो क्वांटिटेटिव नहीं होंगी, जैसे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ गोल स्कोर थे। ठीक है, ये क्वालिटेटिव होंगे। फिर इसमें फर्दर दो टाइप्स हैं, ऑर्डिनल और नॉन ऑर्डिनल, मतलब ऑर्डर्ड और नॉन ऑर्डर्ड। अब ऑर्डर्ड और नॉन ऑर्डर्ड में देखते हैं। जो ऑर्डर्ड है यानी ऑर्डिनल वेरिएबल, दैट इज द रिजल्ट ऑफ रैंकिंग और रिजल्ट ऑफ बीइंग प्लेस्ड ऑन अ नॉन क्वांटिटेटिव स्केल। पहली बात कि क्वालिटेटिव स्केल होता है, नॉन क्वांटिटेटिव मतलब क्वालिटेटिव स्केल है, क्वालिटी से रिलेटेड है। ठीक है, मैंने बताया था ऑर्डर्ड में जो आपका लिकर्ट स्केल है वो एक एग्जांपल है, जैसे पुअर, फिर अगला एक्सीलेंट, पुअर, एक्सीलेंट, गुड, फेयर, पुअर, एक ऑर्डर्ड फॉर्म। सो एग्जांपल क्या है ऑर्डर्ड वेरिएबल की? स्ट्रक्चरल कंडीशन ऑफ ब्रिज। ठीक है, अब काउंट नहीं कर रहे इसमें, आपका क्या है, क्वालिटेटिव वैल्यूज है। स्ट्रक्चरल कंडीशन ब्रिज की गुड भी हो सकती है, फेयर भी हो सकती है, पुअर भी हो सकती है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद द प्रोडक्ट, यानी यहाँ पे ऑर्डर इन्वॉल्व है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी गुड हो सकती है, फेयर, पुअर। लेवल ऑफ एग्रीमेंट विद द गिवन स्टेटमेंट, स्ट्रांगली एग्री, नाइदर एग्री, नॉट डिसएग्री, फिर डिसएग्री, जितने भी लेवल्स रखना चाहो। तो ये क्या है, एक ऑर्डर्ड है, ऑर्डिनल है, ऑर्डर एक चल रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड ऑर्डिनल वेरिएबल। उसके बाद है नॉन ऑर्डर्ड। अच्छा, फिर अब नॉन ऑर्डर्ड में दो थे, मैंने बताया था कि नॉन ऑर्डर्ड में फिर एक बाइनरी था, एक मल्टीनरी। अब नॉन ऑर्डर्ड क्या है, जिसमें दो आउटकम्स होंगे। बाइनरी का क्या मतलब है, नॉन ऑर्डर्ड बाइनरी वेरिएबल, मतलब नॉन ऑर्डर्ड है और आउटकम्स भी दो हैं। दे हैव वैल्यूज दैट हैव टू आउटकम्स, जो कि रैंक्ड नहीं है, क्योंकि नॉन ऑर्डर्ड है ना। नॉन ऑर्डर्ड का मतलब रैंक्ड नहीं है। ऑर्डर्ड में रैंक्ड होते हैं, नॉन ऑर्डर्ड में रैंक्ड नहीं होते। जैसे कि मैरिटल स्टेटस, मैरिड, अनमैरिड, इसमें कोई ऑर्डर्ड नहीं है, उसमें रैंकिंग नहीं है, जिस तरह गुड, फेयर, पुअर में थी। लेकिन अब नॉन ऑर्डर्ड में दो है, नॉन ऑर्डर्ड बाइनरी एंड नॉन ऑर्डर्ड मल्टीनरी। बाइनरी में दो आउटकम्स आएंगे, होंगे नॉन ऑर्डर्ड यानी कि नॉट रैंक, लेकिन आउटकम्स दो होंगे, जैसे यस और नो। अब मैरिटल स्टेटस में दो ही आउटकम होंगे ना, मैरिड, अनमैरिड। टीम प्लेयर का जो इंजरी स्टेटस है, इंजर्ड, नॉट इंजर्ड। जेंडर मेल, फीमेल, थर्ड को इग्नोर कर दो। ठीक है, जेंडर्ड मेल या फीमेल। तो ये क्या है, नॉन ऑर्डर्ड है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, मेल है फीमेल, फीमेल पहले लिख लो, मेल बाद में लिख लो। रैंक्ड नहीं है, रैंकिंग नहीं हुई। लेकिन बाइनरी है, यानी बाइनरी मीन दो रिजल्ट आ रहे हैं, दो आउटकम्स हैं। है नॉन ऑर्डर्ड लेकिन बाइनरी है, दो आउटकम। ठीक है, तो ये एग्जांपल थी नॉन ऑर्डर्ड बाइनरी वेरिएबल। ठीक है, नॉन ऑर्डर्ड में फिर दूसरी टाइप क्या थी, नॉन ऑर्डर्ड मल्टीनरी वेरिएबल। मल्टीनरी मतलब मीन अब दो आउटकम्स नहीं होंगे, वही चीज लेकिन आउटकम दो से ज्यादा होंगे, कि जो वैल्यूज हैं वो रैंक नहीं हुई हुई, लेकिन आउटकम देर आर, दे हैव मोर देन टू आउटकम्स। उसमें दो थे ना, मैरिटल स्टेटस, मैरिड, नॉट मैरिड। इसमें आउटकम जो है वो ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा ही होंगे मल्टीनरी, लेकिन रैंक नहीं होंगे। जैसे ब्रिज की टाइप, रीइंफोर्स कंक्रीट ब्रिज है, स्टील ब्रिज है, मैसनरी ब्रिज है। अब दो से ज्यादा आउटकम है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर्ड रैंकिंग नहीं है। इसका कैरियर चॉइस क्या है, आपने टीचिंग फील्ड में आना है, कंसल्टिंग, रिसर्च या इंडस्ट्री में जाना है। आपका फेवरेट डिजर्ट क्या है, आइसक्रीम है, फ्रूट सैलेड है, एप्पल पाई है, चॉकलेट है। ठीक है, तो ये क्या है, अब यहाँ पे एक तो मल्टीनरी है यानी मोर देन टू आउटकम्स है, और रैंक्ड नहीं है। जैसे कि आपके ऑर्डर्ड में रैंक थे, एक्सीलेंट, फेयर, पुअर। ठीक है, स्ट्रांगली एग्री, नाइदर एग्री, नॉट डिसएग्री, डिसएग्री। तो ये ऑर्डर था यहाँ पे। इसका कार चॉइस है, मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है, आरडी है, वॉल्क्सवैगन है। ठीक है, शेवी है, कैशलर है, फोर्ड, होंडा, टोयोटा, निसान, मजदा,
तो ये क्या है, अब आउटकम्स जो है, देयर आर मोर देन 2 आउटकम्स दैट आर नॉट रैंक, ये याद रखना है। नॉन ऑर्डर्ड आगे और आगे मल्टीनरी वेरिएबल। तो ये थी आपका नॉन ऑर्डर्ड मल्टीनरी वेरिएबल। ये असाइनमेंट है, आपने बताना है कि जो अभी मैंने टाइप्स बताई है ना, ये कौन सी टाइप में फॉल करता है। द अमाउंट ऑफ वाटर यू ड्रिंक एवरी डे, ये कौन सी वेरिएबल की टाइप है, ये आपकी असाइनमेंट का क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो है ना चार्ट, ये पता होगा तो ये सारा काम इजी है। कि वेरिएबल्स में दो टाइप से मेन, कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट, फिर डिस्क्रीट में कैटेगोरिकल है काउंट। कॉन्टिन्यूस में क्या है, वो वेरिएबल दैट टेक वैल्यूज दैट बेसिकली जो इनको मेजर किया जा सकता है, हुज वैल्यूज ऑब्टेन बाय मेजरिंग। कौन डिस्क्रीट में क्या था, हुज वैल्यूज आर ऑब्टेन बाय काउंटिंग। फिर डिस्क्रीट में एक कैटेगोरिकल था, एक काउंट था, काउंट में काउंटिंग की वजह से होता है, ठीक है, जैसे नंबर ऑफ एक्सीडेंट थे। कैटेगोरिकल में जो है वो बेसिकली ऑर्डिनल और नॉन ऑर्डिनल होता है, मतलब नॉन ऑर्डर और ऑर्डर। ऑर्डर्ड क्या था कि रैंकिंग इसमें होती है, इसमें वैल्यूज जो है वो रैंक नहीं होती। नॉट ऑर्डर्ड में दो थे, बाइनरी और मल्टीनरी। जो वैल्यूज रैंक नहीं होती उनके या तो दो आउटकम्स होते हैं या दो से ज्यादा होते हैं। दो आउटकम्स में जैसे कि जेंडर मेल या फीमेल, और मल्टीनरी में कार चॉइस थी, कौन सी कार की चॉइस है, उसमें रैंकिंग मैटर नहीं करती। इसमें रैंकिंग मैटर करती है, जैसे कि लाइकेट स्केल है जो रिसर्च वगैरह में ज्यादातर यूज होता है। तो ये बेसिकली एक उसका फ्लो चार्ट कह लो टाइप्स ऑफ वेरिएबल का। ये था जी आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। तो कोई भी क्वेरी हो, यू कैन फ्रीली कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।